हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक जानदार और शानदार वीडियो लेक्चर में। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। उस पे हम लोग देख रहे हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कंपनी जो था वो पहले भारत में व्यापार करने आता है, फिर उसके बाद कंपनी भारत में शासक बन जाता है, रूलर बन जाता है। तो व्यापार से रूलर बनने तक की जो उसकी प्रक्रिया है, उसने किस तरह से अपने को एक व्यापारी से एक रूलर की तरफ अपने को कन्वर्ट किया, उसकी पूरी कहानी इस चैप्टर में है। काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी लेसन वाली कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको कैसे आपके बाहर के लोग आप पे शासन कर सकते हैं और कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में है ना चीज़ों को सीखने या समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो है वो यह है, लिखा गया है मुगल बादशाह में औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। तो जो मुगल बादशाह थे, मुगल सत्ता स्थापित हुई थी, जो बाबर ने स्थापित की थी, उसके बाद अकबर, औरंगजेब, ऐसे होते हुए सबसे लास्ट में जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो औरंगजेब था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रित स्थापित किया था। उसने भारत के बहुत बड़े, वर्तमान जो भारत है उसके बहुत बड़े हिस्से पे उसका शासन चल रहा था। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब जो है, औरंग औरंगजेब वो बहुत शक्तिशाली था। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। 1707 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब मुगल सत्ता के साथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करें, है ना। मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। अब इनकी मृत्यु हो गई, यानी केंद्रीय सत्ता जो थी इनके पास, ये कमज़ोर हो गया। तो अब उनके अंदर में जो सूबेदार थे, ज़मींदार थे, ये लोगों ने अपने को इस मुगल सत्ता से अलग करने की मुहिम लगा दी और अपने को शक्तिशाली करते रहे और क्षेत्रीय स्थिति में अपना, है ना, रियासत कायम कर लिया इन लोगों ने। ठीक है? तो क्या हुआ, औरंगजेब जो था अंतिम मुगल बादशाह था, जो बहुत शक्तिशाली था, यानी अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह नहीं था, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। सब इसने भारत के बहुत बड़े एरिया पर इसने कब्जा कर रखा था। यानी भारत के बहुत बड़े एरिया पर इसका कब्जा करने कहने का नहीं है, शासन था। ठीक है, और इस शासन की वजह से उसको 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई, तो इतने बड़े एरिया पे जितने पर उसको शासन कर रहा था, वहां पे बड़े बड़े उसने जमींदार सूबेदार रखे थे और वो लोग भी बहुत मजबूत हो गए थे। तो जब औरंगजेब जब मरे, है ना, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। तो क्या हो गया, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हो गई, तो क्या हुआ, इसके अंदर में जितने लोग जो थे वो अब उनसे अपने को अलग करने लगे और अपने रियासत में छोटे छोटे रियासत उन्होंने एस्टेब्लिश करी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं रहा। यानी औरंगजेब की जो जो दिल्ली से शासन ये लोग कर रहे थे, है ना, यानी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ, यानी दिल्ली कमजोर हो गया। तो दिल्ली के बाहर के जो दूर-दूर के या आसपास के जो लोग थे, वो उन्होंने बहुत से क्षेत्रीय सत्ता स्थापित कर ली। 18वीं शताब्दी के बाद तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या हुआ, जब औरंगजेब भारत में आए और उन्होंने व्यापार किया, उसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद होते-होते वो एक राजनीतिक सत्ता के रूप में भारत में स्थापित होने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे? जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अंग्रेज जो था पहले तो व्यापार के रूप में आया था। ठीक है? धीरे-धीरे उसने अपनी राजनीतिक सत्ता एस्टेब्लिश की। राजनीतिक सत्ता एस्टेब्लिश करने के बाद वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, एक दिन वो एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। अब सवाल ये उठता है कि जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियाँ थी कि एक व्यापारी जो था, एक शासक बन बैठा और भारत के लगभग सभी एरिया पे उसने अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया, है ना? तो ऐसा क्या हुआ? तो एक पहला हम लोगों ने देखा कि मुगल शासक औरंगजेब जो बहुत शक्तिशाली था और बेसिकली अंतिम शक्तिशाली शासक था, उसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके अंदर में जो रियासतें थी, छोटे-छोटे जमींदार थे, सूबेदार थे, उन्होंने अपने छोटे-छोटे रियासतें बना ली थी।
और ये रियासतें जो थी कभी एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहती थी। ये रियासतें हमेशा एक दूसरे के साथ उंगली करती रहती थी, एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी। इसका बहुत बड़ा फायदा अंग्रेजों को हुआ। क्या हुआ? जब घर के लोग ही आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाला क्या करेगा? उन घर के लोगों को आपस में लड़ा के कब्जा कर लेगा। एक देखिए, एक यहाँ पे जो एक फोटो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के व्यू से, और हमारे लिए तो बहुत ही दुखदाई है हम लोग के लिए, भारतीयों के लिए। देखिए क्या है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर उनके बेटों को गिरफ्तार। देखिए जब 1857 की लड़ाई हुई थी जिसका नेतृत्व बहादुर शाह के हाथ में दिया गया था, वो काफी बूढ़े हो गए थे, तो उनको बाद में है ना अंग्रेजी कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल शासक को महत्व रहा। देखिए औरंगजेब के बाद तो मुगल शासक क्या हुए थे, धीरे 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 कमजोर हो गए थे, है ना, और उनका उतना शक्ति नहीं था, उतना प्रभाव नहीं था, मगर भारत के शासक के रूप में उनका एक प्रतीक रूप में थे। हाँ भाई, भारत के शासक मुगल है। अलग बात है कि वो ताकतवर नहीं थे। ठीक है, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। तो जो मेरठ से विद्रोही गए थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। 1857 की लड़ाई में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचला, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या किया, बंदी बना लिया, उनके बेटे को कत्ल कर दिया। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कि एक शक्तिशाली शासक था, अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक था, उसके बाद जितने मुगल शासक आए वो काफी कमजोर थे, है ना। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग छोटे छोटे रियासत बढ़ गए, छोटे छोटे रियासत जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे। इसी पीरियड में जब अंग्रेज भारत आए तो बेसिकली व्यापारी बन के आए थे, मगर उन्होंने देखा कि अरे व्यापार भारत के लोग तो आपस में ही बहुत लड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि इनका फायदा उठा के और भी बहुत से कारणों का फायदा उठा के वो एक राजनीतिक शक्ति यानी कि वो शासक के रूप में बदल गए। अब वो जब राजनीतिक शक्ति शासक के रूप में बदल गए तो उनके अगेंस्ट में एक बार विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, है ना, विद्रोहियों ने अपना नेता चुना। जब इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचला तो क्या किया कि बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर उनको देश से बाहर कर दिया और उनके कई बेटों को उन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इस फोटो को देखें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, ठीक है, 1600 में, कब, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाजतनामा हासिल करके, जिससे कंपनी का पूर्व के साथ यानी ईस्ट के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया, क्योंकि हम लोग देखे ना तो इस यहाँ के हिसाब से हम लोग ईस्ट में पढ़ रहे थे, तो ना ये लंदन को अंग्रेजों के हिसाब से हमारा देश ईस्ट में पढ़ रहा था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टैब्लिश किया, यानी कि है ना पूर्व में व्यापार करने का इन्होंने अधिकार ले लिया। किससे, एलिजाबेथ प्रथम से। किस कंपनी ने लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। कब लिया, 1600 में लिया। ठीक है, इस इजाजतनामा यानी कि इस इजाजतनामा का, है ना, या इस चार्टर का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। यानी कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो चार्टर लिया या जो अधिकार पत्र लिया, उसमें ये बात लिख दी गई थी कि ये ईस्ट की तरफ, है ना, ये जो भारत है इसकी तरफ जो है व्यापार करने का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। ठीक है, यानी कोई दूसरी कंपनी इससे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्री मार्ग जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, और इसमें अधिकार दिया कंपनी इंग्लैंड से, यहाँ से अपने एरिया से समुद्री मार्ग के थ्रू, है ना, ये तो समुद्री मार्ग के थ्रू भारत का रास्ता ढूंढे और भारत की तरफ जाके अपना व्यापार करे। ठीक है, भारत का रास्ता ढूंढे, भारत की तरफ अपना व्यापार करे, यहाँ से ऐसे होते हुए व्यापार करे। ठीक है, ऐसे होते हुए भारत की तरफ से अपना व्यापार करे, इस तरह का उनको रास्ता मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये
1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ, ईस्ट मतलब पूरब, पूरब के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया और कहा कि आप अकेला व्यापार कीजिए, समुद्री मार्ग से जाके नए मार्ग को खोजिए। वहां से सस्ती कीमतों पर चीज खरीद कर उन्होंने यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकते थे। और भारत में क्या था, भारत उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को प्रोडक्शन करता था, बहुत सस्ती दामों प्रोडक्शन करता था। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे मसाला था, सूती वस्त्र था, ये लोग क्या करते थे, यहाँ से खरीद कर, है ना, इंग्लैंड में ले जाकर ये लोग बेच देते थे। कंपनी को दूसरी और अंग्रेजी व्यापारी से प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था। और क्या था, इनका कंपटीशन कोई और दूसरी कंपनियों से नहीं था ताकि ये कंपनी आपस में लड़े या अपने माल का रेट बढ़ा के ज्यादा खरीदे, ऐसे कर। ये तो खुद अकेला एक छत्र राज था ना, ये मोनोपोली था, यही अकेले खरीदती थी, यही लेके। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां छोटे मोटे छोटे वानिकी का मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। और उसमें क्या होता था, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता था। जो कंपनियां जो थी वो आपस में कोई ये नहीं करती थी, इसीलिए वो अधिकार पत्र ले लेती थी कि इधर अगर मैं व्यापार करूंगा तो कोई दूसरा नहीं करे, ताकि उनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वो सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। अगर मान लीजिए 10 लोग खरीदने वाले होंगे तो क्या होगा, कोई 5 में कर देगा, कोई 6 में कर देगा, कोई 7 में कर देगा, कोई 8 में कर देगा और इधर ले जाके उसको बेचेगा। मगर अगर एक ही आदमी खरीदने वाला है तो क्या करेगा, सबसे लोएस्ट कीमत पर दाम लगाएगा, फिर ले जाके अपना इधर बेच लेगा। ठीक है, तो इसका लेकिन वो शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। मगर जो ये शाही दस्तावेज मिला और यूरोप के जो व्यापारी जो लोग थे, उन्होंने देखा कि वाह, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही कमाई है। ठीक है, तो वो लोग इसमें लालच में थे ईस्ट इंडिया के, हमें भी ऐसा कुछ मिले, हमें भी इससे कुछ फायदा हो। ठीक है, ओके, दिक्कत नहीं, है ना। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। अंग्रेज जब वो कैप ऑफ गुड होप से, यानी वो समुद्री मार्ग से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत में आते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पे अपनी, पुर्तगाली भारत पे आ चुके थे। और उन्हें 1498 में, जब 1600 में, 1498 में पुर्तगाली भारत पे आ गए थे, है ना, पहला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली जो थे भारत में अपने पश्चिमी तट पे आ गए थे। ठीक है, वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, है ना। तो गोवा में पुर्तगाली जो थे यूरोपियन लोगों में, तो गोवा में पुर्तगाली लोग पहले आ चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्रा वास्को डिगामा ने की थी। अब पुर्तगाल की जो खोजी यात्रा जो थी, उसको जो लीड जो किया था वास्को डिगामा ने किया था। ये पुर्तगाली लोग अंग्रेज से पहले भारत में आ चुके थे, है ना, समुद्री मार्ग से, और ये लोग गोवा में आ चुके थे और वास्को डिगामा की मदद से, है ना। और 1498 में, ठीक है, 1498 में वो लोग वास्को डिगामा की मदद से गोवा में आ चुके थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी, यानी कि पुर्तगाली के बाद डच अंग्रेज, ये सब लोग आपके धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई इधर बहुत मुनाफा है, तो डच भी भारत में आ चुके थे। ठीक है ना, तो इस तरह बाद फ्रांसीसी व्यापार भी आ गए, यानी कि पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। देखिए, एक ये तो था कि भाई अंग्रेज एक ही कंपनी आ रहा था, मगर यूरोप से और भी कंपनी आ रही थी, फ्रांसीसी कंपनी भी आ रही थी, डच की कंपनी भी आ रही थी, पुर्तगाल की कंपनी। तो इनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई, यानी इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखते हैं समस्या। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी, यानी सारी कंपनियां मसाला, कपड़ा यही खरीद। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। ठीक है, और ये सब लोग देखे तो वो सूती कपड़ा बहुत ज्यादा चल रहा, सब लोग सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, यही चीजें यहाँ से खरीदना चाह रहे थे। और इन खरीदने में इनके बीच में प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन चल रहा था। इसके अलावा काली मिर्च, यानी मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारतीय बाजार में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, एक चीज है, पकड़ लीजिए 10 व्यापारी है, उनके पास 10 ही क्विंटल आपके पास इलायची है। ठीक है, और यहाँ पे 10 कंपनियां हैं, ये 4 देशों की कंपनियां हैं, और इनको चाहिए 10 क्विंटल, इनको चाहिए 10 क्विंटल, और मार्केट में 10 क्विंटल ही है। ठीक है, तब क्या होगा, ये जो मार्केट वाला जो इनमें से चारों में जो ज्यादा दाम देगा उसको बेचेगा। तो क्या हुआ, इनके बीच में इस माल को खरीदने की प्रतिस्पर्धा होने लगी, यानी कंपटीशन होने लगा। इसकी वजह से इंडियन लोगों ने अपने माल का दाम भी बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ज्यादा खरीदार मिलने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनी के फलने फूलने का ही यही एक रास्ता था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा को खत्म। तो अब क्या चाहते थे कि व्यापारिक कंपनियां जो थी, कि भाई 4 लोग अगर खरीदने वाले रहेंगे तो जनरल बात है कि ये कंपनी जो कि माल, जो भारतीय लोग माल ज्यादा दाम में बेचेंगे। तो ये चारों लोग एक दूसरे को कट करना चाहते थे किसी तरह, इन चारों में से, है ना, सबको एक दूसरे को मार के हटा के अपने को अकेला एक छत्र राज एस्टेब्लिश करना चाहता है। और इसमें कौन सक्सेस हुआ,
इसमें बेसिकली सक्सेस हुआ इन चारों लोगों में से, बेसिकली सक्सेस हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको, इन तीनों को, यानी कि डच को, पुर्तगाल को, फ्रांसीसी को, इसने कहीं ना कहीं पूरी तरह से मार के, काट के, हटा के अपने अपने को एक छत्र राज्य स्टैब्लिश कर लिया भारत में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक का मतलब होता है ना कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, यानी सस्ती चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद के ज्यादा कीमत पर बेच के व्यापार के जरिए आप मुनाफा कमाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक। उसी को हम लोगों ने क्या नाम रखा है? वाणिज्यिक। ओके, देखिए अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, मैं छोटे छोटे वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। एक बार ये तो थोड़ा टॉपिक बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे मेरा खत्म होगा, है ना। ये बड़ा टॉपिक है, धीरे 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 10 मिनट 15 मिनट का 2-3 वीडियो बन जाएगा और खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको एक रिकैप करता हूँ और रिकैप करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, है ना, इसको मैं रिकैप करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, औरंगजेब जो थे, औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, जो 1707 में जिनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने पे दिल्ली जो था वो कमजोर हो गया, यानी जो केंद्रीय सत्ता थी, जहां पे सब लोग सबसे ज्यादा ताकत थी, वो कमजोर हो गए। इसके वजह से क्या हुआ, बहुत से छोटे छोटे देसी रियासतें डेवलप हो गई, बहुत से छोटी छोटी देसी रियासतें डेवलप हो गई। ये छोटी रियासतें आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ती रहती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत आए समुद्री मार्ग से, तो उन्होंने, उनको क्या होता था, उन्होंने 1600 में, है ना, एलिजाबेथ प्रथम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ व्यापार करने का एक अधिकार ले लिया। ठीक है, और ये व्यापारिक कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। मगर मान लीजिए इंग्लैंड की तो एक कंपनी आई, मगर उसके बाद, उससे पहले ही पुर्तगाली लोग 1498 में वास्को डी गामा की तरफ गोवा पे आ चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद क्या आए, फ्रांसीसी, इस तरह से 4-5 विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग यहाँ पे आ चुके थे। और ये लोग जो यहाँ से माल खरीद रहे थे, मान लीजिए सूती वस्त्र या मसाला, वो अपने देश में एक ही तरह का यहाँ से माल खरीदे थे, या तो सूती वस्त्र या तो कुछ मसाले टाइप का खरीदे थे। और ये क्या होता है, अपने देश में उचित दामों में बेचे थे। अब क्या हुआ, भारतीय जो व्यापारी थे, उन्होंने देखा कि अरे मुझे, मेरा तो खरीदार बहुत ज्यादा हो गया, एक ही माल है, खरीदार बहुत ज्यादा हो गया, है ना। एक ही चीज है, एक उसी को राम भी खरीदना चाहता है, रहीम भी खरीदना चाहता है, करीम भी खरीदना चाहता है, सोनू भी, डिकोस्टा भी, तो क्या होगा, और वो एक ही आदमी के पास है, तो क्या करेगा, वो आदमी उसका दाम बढ़ा देगा कि भाई जो ज्यादा देगा उसको लेंगे। अब क्या हुआ कि यूरोपियन कंपनी जो थी, उनका दाम बढ़ गया। हाँ, यूरोपियन कंपनी को जो था, ऊंचे दामों में चीजें मिलने लगी, जिससे इनका मुनाफा घटने लगा। अब मुनाफा घटने लगा तो ये यूरोपीय कंपनी सोची थी किसी तरह बाकी सारे कंपनियों को यहाँ से भगा दिया जाता है कि हम लोग अकेला खरीदार हो। इसमें जो था, बेसिकली जो था, ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस हुई। उसने डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली को किसी तरह हरा के एक छत्र राज स्टैब्लिश किया। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग हैं। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया के खिलाफ भारत में एक बड़ा पैमाने पर विद्रोह हुआ, है ना, जिसको हम लोग 1857 का विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व बेसिकली, है ना, बहादुर शाह जफर को दे दिया गया। हालांकि वो बहुत बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे, ठीक है, बहुत ही कमजोर हो गए थे, मगर बहादुर शाह जफर ने को इस विद्रोह में उनका नेतृत्व दिया गया। और बाद में विद्रोह को हडसन ने, इस विद्रोह, मतलब अंग्रेजी से जो थे कैप्टन लोगों ने, इसको विद्रोह को दबा दिया। और हडसन ने बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को, बहादुर शाह जफर उनके बेटे को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद उनको, बहादुर शाह जफर को भारत से भगा कर रंगून कर दिया और उनके बेटे को कत्ल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 2 पेज किया। देखिए, मैं पूरा छोटा-छोटा, मतलब ज़्यादा बोल के, ज़्यादा समझा के, ताकि आपको एक बार वीडियो समझ में आए, इस तरह करने की कोशिश करता हूँ। आपको बहुत हद तक ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपको हाफिज़ा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, ठीक है। तो इसलिए हाफिज़ा चैनल, इस तरह आप मुस्कुराते हुए आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए नहीं, शुभ। बाय।